और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की। डीआरसी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर जस्टिस जयंत नाथ को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ फिलहाल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। डीआरसी के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस सबीउल हुसैन का कार्यकाल 9 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था। इसके बाद से डीईआरसी अध्यक्ष का पद खाली था और 8 महीने के बाद रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ इस पद को संभाल रहे हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये मामला अभी कोर्ट के समक्ष है। डीआरसी को अभी फुल फ्लेज चेयरमैन मिला नहीं है, जो अध्यक्ष उनका है वो अभी कार्यवाहक के तौर पर हैं। क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा टेन्योर हो चुका है और इस तरीके उम्मीद अब कोर्ट के सहारे कि कोर्ट ही कोई फैसला दे, क्योंकि एलजी और सरकार के बीच तो कोई समन्वय बनता दिख नहीं रहा। बिल्कुल धर्म, और जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जो समन्वय नहीं बन पा रहा है और दोनों के बीच जो खींचतान चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जाहिर की है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मौका दिया था एलजी और दिल्ली के जो सीएम हैं कि वो आपस में बातचीत करके किसी एक नाम पर सहमति बनाएं। लेकिन जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी तो उसके बाद अगस्त में जस्टिस जयंत नाथ को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनकी नियुक्ति एडहॉक बेसिस पर होगी। और जो बड़ा सवाल है इस मामले से जुड़ा हुआ कि आखिर डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में एलजी का कितना दखल हो, क्या वो दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से दरकिनार कर ऐसा फैसला ले सकते हैं। ये तमाम जो कानूनी सवाल हैं ये इस मामले में कोर्ट के सामने विचार के लिए बचे हुए हैं और उन पर ही कोर्ट को आगे विचार करना है। जैसा आपने जानकारी दी कि जनवरी में पद खाली हो गया था और उसके बाद तकरीबन 4 महीने के बाद दिल्ली सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उनकी तरफ से कहा गया कि जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम उनकी तरफ से एलजी को भेजा गया है, लेकिन एलजी उस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद जब कोर्ट में एलजी की ऑफिस की तरफ से जवाब आया तो उनकी तरफ से कहा गया कि एलजी पहले इस बिंदु पर कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मशवरा करने की जरूरत तो नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी, हैरानी भी जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस वक्त जज हैं, रह चुके हैं, तो सिर्फ उनके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरा की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरा करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और कोर्ट ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और आर्टिकल 239AA के तहत एलजी दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता पर काम करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें इस तरीके से काम में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई एलजी की तरफ से। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया और उनका यह कहना था कि पहले तो एलजी ने उनकी ओर से जो नाम भेजा गया उस पर सहमति नहीं दी और उसके बाद अपने कैंडिडेट को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर दिया गया है, दिल्ली सरकार को बिना विश्वास में लिए हुए। इसके बाद जस्टिस उमेश कुमार की शपथ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और एलजी और दिल्ली सीएम दोनों से कहा था कि वो आपस में मीटिंग कर किसी एक नाम पर सहमति बनाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई तो जस्टिस जयंत नाथ को एडहॉक बेसिस पर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो सवाल बुनियादी अभी बचा हुआ है कि डीआरसी के अध्यक्ष पद में नियुक्ति को अगर होती है तो उसमें एलजी का किस हद तक दखल का औचित्य बनता है और क्या वो दिल्ली सरकार की को दरकिनार कर ऐसा फैसला ले सकते हैं, उस पर कोर्ट को विचार करना है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है धर्म कि जब यह मामला कोर्ट पहुंचा था और अब दोनों की स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। सरकार पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी और फिर सरकार कानून लेकर के आ गई है और जहां पर एलजी को ज्यादा पावर दे दी गई है कि वो एक तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज में वो नियुक्ति कर सिविल सर्विसेज को लेकर के भी और साथ में जो कमीशन और ट्रिब्यूनल है वहां पर नियुक्ति को लेकर भी उनके पास पावर आ गई है। उसको दिल्ली सरकार ने अलग से चैलेंज किया है, जो कि मामला संविधान पीठ के सामने भेज दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस पर अलग से सुनवाई अब करता भी है या ये किस मानते हुए कि चूंकि मूल इशू संविधान पीठ के सामने अब पेंडिंग है तो वहीं पर ही इस मामले को भी एड्रेस किया जाएगा। तो इसको भी बजाय इसके कि अलग से विचार करने के संविधान पीठ के सामने ही विचार हो, उसके लिए छोड़ देता है। बिल्कुल, ये एक आपने वैलिड पॉइंट रेज किया अरविंद, क्योंकि ऑलरेडी एक मामला
जब ये प्रकरण सामने आया था उस वक्त की सिनेरियो और आज की सिनेरियो में बहुत बदलाव आ गया। पहले ऑर्डिनेंस, फिर उसको कानून का स्वरूप लेना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी होगा कि उस मामले को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जब उस मामले पर सुनवाई हो जाएगी दिल्ली सरकार और एलजी के पावर के बीच में, तो ये मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा संभावना ये इसी बात को लेकर है कि कोर्ट इस मुद्दे को ही आज थोड़ा देख सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोर्ट इंतजार करे कि संविधान पीठ जब इस मूल इशू पर सुनवाई करे कि प्रशासनिक सेवाओं पर ट्रांसफर नियंत्रण किसका अधिकार किसके पास रहे, कमीशन और ट्रिब्यूनल में नियुक्ति का अधिकार में किसको प्राथमिकता दी जाए, किस एलजी या दिल्ली सीएम में से सुपरमेसी किसके पास रहे। तो चूंकि वो इशू कोर्ट के सामने पेंडिंग है, वो इशू पहले ही संविधान पीठ को रेफर कर दिया गया है, और डीआरसी भी एक कमीशन ही है, उसके अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर ही विवाद है कि आखिर कैसे दिल्ली सरकार को बिना विश्वास में लिए हुए एलजी ने नियुक्ति कर दी थी, इस पर दिल्ली सरकार को ऐतराज है। तो हो सकता है कि कोर्ट ये बात कहे कि संविधान पीठ के सामने चूंकि मूल इशू पेंडिंग है, तो वहां पर ही ये इशू भी रेज किया जाए, और उसी संविधान पीठ का जो फैसला है उसमें ही उसी फैसले में ये बात भी शामिल हो जाएगी कि आखिर डीआरसी या किसी और कमीशन में अगर नियुक्ति होती है तो उसमें दिल्ली सरकार या एलजी का कितना दखल का औचित्य बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।